नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन, सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। और डॉक्टर राजकुमार जी, जिन्होंने मुझे इस संस्कृत सौर्यम फेसबुक लाइव पे आज मेरे व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। टॉपिक है संगणकीय संस्कृत, शोध संभावनाएं एवं चुनौतियां। इस विषय पे मैं शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग अवेयर भी होंगे और शायद बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे। मैं थोड़ी सी भूमिका में पहले बात करूंगा कि आज जो हमारे विशेष रूप से संस्कृत सब्जेक्ट के विद्यार्थियों की जो समस्या है, वो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संस्कृत का आगे स्कोप क्या है। स्कोप इन द सेंस कि करियर के लिए क्या स्कोप है, आगे वो संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, तो और कौन से नए विषय हैं जिनमें वो काम कर सकते हैं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि संस्कृत के अतिरिक्त जो बाकी विषय हैं, आर्ट्स को अगर आप छोड़ दे, साइंस में बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, अंतर विषयक शोध कार्य हो रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, उनको रोजगार के अवसर बहुत सारे बढ़ रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बहुत सारे जगह सारे विषयों में सन्निहित हो रही है, तो इसीलिए जो है संस्कृत के साथ क्या क्या अंतर विषयक विषय बन सकते हैं, जिसके लिए विद्यार्थियों को भी जानना आवश्यक है और शिक्षकों को भी जानना आवश्यक है, जिससे ये फायदा होगा कि वो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सके, उनको संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ के वो उनको रोजगार भी तलाश कर सकते हैं और नए विषय पे काम भी कर सकते हैं। तो ये संगणकीय संस्कृत विषय इन्हीं विषयों को समाहित करता है, जिसमें हम संस्कृत और संगणक, इनका क्या रिलेशन है और संगणक के माध्यम से संस्कृत में क्या शोध कर सकते हैं, और संस्कृत भी साथ साथ संगणक के लिए कितना उपयोगी है शोध में, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये एक नया विषय उभर के सामने आया और सबसे पहले हम बहुत सारी बातें कर देते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी भाषा है। बार बार हमारे सामने बातें आती है और हम अक्सर विद्वानों के बीच में सुनते हैं कि संस्कृत हमें क्यों पढ़नी चाहिए। जब हमें बातें आती करने के लिए, तो हमारा एक आंसर ये जरूर होता है कि कंप्यूटर के लिए बहुत फ्रेंडली भाषा है। बट इसके बाद शायद बहुत कम लोग जानते हैं फ्रेंडली क्यों है, ऐसी क्या बात है संस्कृत भाषा में, जिससे हम अक्सर ये कह देते हैं कि संस्कृत भाषा जो है कंप्यूटर के लिए बहुत ही सहायक और उपयोगी भाषा है। तो इसी की हम चर्चा करेंगे। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले 1985 में एक नासा के साइंटिस्ट थे, रिक ब्रिग्स जिसका नाम था। उन्होंने पहली बार संस्कृत की उपयोगिता कंप्यूटर के लिए बताई। 1985 में नासा के साइंटिस्ट रिक ब्रिग्स उनका नाम है। उन्होंने नासा के एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैगजीन है, जिसमें उन्होंने बताया कि संस्कृत कितनी उपयोगी भाषा है, क्यों है। वो एक्चुअली एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर के लिए कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल हम लैंग्वेज, उसको दिमाग, एक प्रकार से माइंड कैसे हम देंगे, नॉलेज कैसे देंगे, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने संस्कृत की उपयोगिता की बात करी। उसके बाद से हमारे संस्कृत के विद्वानों का जो है थोड़ा सा आगे और प्रेरणा मिली, लोगों ने सोचना शुरू किया इसके ऊपर, और बाद में धीरे धीरे जब और सारी चीजें बढ़ी आगे बात, तो फिर धीरे धीरे और आईआईटी वगैरह में भी स्पेशली कंप्यूटर के लिए जो है संस्कृत को थोड़ा सा किया जाने लगा। एक नया फील्ड फिर इंट्रोड्यूस हुआ, संगणकीय भाषा विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। इसी का दूसरा एक ब्रॉड टर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब प्राकृतिक भाषा संसाधन। प्राकृतिक भाषा संसाधन मतलब जो हमारी भाषाएं हैं, उसको हम कंप्यूटर के माध्यम से कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, या जो जो भाषा के अवयव हैं जो हम सीखते हैं, वो सारी चीजों को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा लोगों ने करी। इस पे आईआईटी और बहुत सारी आईटी कंपनीज में काम भी शुरू हुए और उसमें संस्कृत की बड़ी भूमिका थी। थोड़ा सा अगर आप भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत भाषा को देखेंगे तो प्राचीनतम भाषा है, और स्पेशली भारत की, ऑलमोस्ट उत्तरी भारत की बहुत सारी जो भाषाएं हैं
मैक्सिमम भारत की जो भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से ही कहीं ना कहीं निकली हैं। अगर आप इतिहास की बात करेंगे, पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत उसी से कुछ परिवर्तन के साथ बनी। लौकिक संस्कृत का बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, उसका कारण था कि पाणिनि ने व्याकरण को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि वो परिवर्तन अगर हो गया तो उसको संस्कृत भाषा ना मान करके पाली प्राकृत या अपभ्रंश माना जाने लगा। और बाद में संस्कृत भाषा का और विकास तो नहीं हुआ भाषा के विज्ञान की दृष्टि से, लेकिन जो उसके दूसरे रूप थे पाली प्राकृत और अपभ्रंश, उसी से आज की भाषाएं निकली। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मूल संस्कृत भाषा ही थी। आप थोड़ा प्राचीन हिंदी की बात करें तो उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे, या शुद्ध हिंदी जिसको हम बात करते हैं। तो इवन बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें आपको संस्कृत की बहुत सारे झलक देखने को मिलेगी। तो विद्वानों का जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उनका ये था कि अगर हम संस्कृत भाषा को कंप्यूट कर लेंगे तो बाकी भाषाओं को कंप्यूट करना आसान होगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात थी कि पाणिनि का व्याकरण, संस्कृत भाषा जो महाभारत या रामायण काल में थी वही संस्कृत भाषा का रूप आज भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम संस्कृत भाषा में कोई भी परिवर्तन हमें अलाउ था ही नहीं। इसलिए जो है संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए बड़ा उपयोगी माना गया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे हम बात करेंगे अभी, जिसमें पाणिनि व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है। उनका स्ट्रक्चर, मैं पाणिनि व्याकरण को संस्कृत का व्याकरण नहीं मानता, वो एक सार्वभौम व्याकरण है जो किसी भी भाषा के ऊपर बड़े आसानी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे पाणिनि का जो व्याकरण है किसी संस्कृत भाषा में स्पेशली नहीं लिखा गया। उसमें जो जैसे इको एणच सूत्र आपने बोला, इक यण अच, इसका संस्कृत भाषा में कोई वैल्यू नहीं है। ये टर्म है जो एक आदरंत्यन संहिता से प्राप्त होगा, वो मतलब एक टेक्निकल चीजें हैं। इस टाइप की टेक्निक का प्रयोग करके आप किसी भी भाषा का व्याकरण बना सकते हो। ये तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा पे इंप्लीमेंट कर दिया, आप किसी भी भाषा का व्याकरण बना सकते हो, शायद वो उतना ही सटीक भाषा होगा, व्याकरण होगा। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को, प्रोफेसर गिरीशनाथ झा सर को चरण स्पर्श करते हुए बात आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो भी कुछ मैं बोलूंगा सर के ही शिक्षा की देन है कि सर ने हम लोगों को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी कि आज हम इस पोजीशन पे है कि हम बोल सके लोगों के सामने, लोगों को अपनी बात को समझा सके। तो संस्कृत के फील्ड में सर ही ऐसे पहले विद्वान थे जो संस्कृत को लेकर के काम शुरू करना किया। इन्होंने पहली बार इन्होंने 2002 में जब जेएनयू में इन्होंने ज्वाइन किया सर ने, तो इस विषय पे काम किया। और मैंने जेएनयू से ही 2004 में एमफिल में एडमिशन लिया था, 2006 में कंप्लीट हो गया। फिर पीएचडी भी मैंने इसी टॉपिक पे ऐसे ही किया, सर के निर्देशन में किया। और जो भी आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी आप सारे लोगों की तरह संस्कृत का ही विद्यार्थी था। पहले एमए मैंने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीए मेरा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से है। इवन बीए पास कोर्स था, बाद में एमए डीयू से किया मैंने, संस्कृत व्याकरण ऑप्शन था। बाद में एमफिल पीएचडी मैं इस फील्ड में जाकर के मैंने शुरू किया। तो आज मैं इस प्रेजेंटेशन में, शायद 1-1.5 घंटे का टाइम है मुझे बोला गया है, तो इस प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा सा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या भारतवर्ष की, उसकी बात मैं करूंगा। और लैंग्वेज के बारे में जैसे मैंने बोला, मेरी टॉपिक है चुनौतियां और संभावनाएं। तो संभावनाओं के लिए सबसे बड़ी एक बात होती है कि हमें वित्त पोषण कहाँ से मिलेगा कोई काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, हम किसके लिए काम करेंगे, तो वो भी जरूरी है। तो भाषा और गवर्नमेंट क्या क्या रोल है, हम उसकी बात करेंगे। संस्कृत भाषा क्या है और संगणक के लिए कैसे उपयोगी है, इसकी बात करेंगे। संगणकीय भाषा विज्ञान क्या है, और संस्कृत कंप्यूटर के लिए कैसे उपयोगी है, कौन कौन से रिसर्च लैब है जहाँ पे इस फील्ड में सारे काम होते हैं, और लैंग्वेज और गवर्नमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हम बात आगे करते हैं कि संस्कृत भाषा का संस्कृत भारत का जो भाषिक और सांस्कृतिक वैविध्य क्या है। आपको पता होगा भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, 1 बिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन है, 2000 से ज्यादा जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, और लगभग जो है 5 भाषा परिवार है। जो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि हम जब भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसमें भाषा को परिवारों में 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा परिवार मूलक वर्गीकरण। तो परिवार मूलक वर्गीकरण में 5 भाषा परिवार जो है भारतवर्ष में 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से इंडो आर्यन और द्रविड़न की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। 29 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग लगभग भाषाएं बोली जाती हैं। 1700 से ज्यादा भाषाएं हैं जो सर्वे होता है, लैंग्वेज का सर्वे होता है, लिंग्विस्टिक सर्वे, उसमें
रिपोर्ट है। 1700 से ज्यादा भाषा, मतलब भाषा बोली और सारी चीजों को मिला करके। और उसके बाद जो है 122 मेजर लैंग्वेजेज हैं और 1599 जो है सब बोलियां है उसकी। ये भारत का भाषिक वैविध्य है, इसमें बहुत सारी भाषाएं, सारी चीजें हैं। आप लोग फेसबुक पे हैं, कमेंट करते रहिए, कुछ क्वेश्चन हो तो मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ, तो मैं वहाँ साथ साथ आंसर भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कुछ आप लोगों को क्वेरी हो रही है तो बीच में आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि हमारी जितनी भाषाएं हैं इसमें से 122 मेजर भाषाओं में से हमने 22 भाषाओं को आइडेंटिफाई किया जिसको नेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। लगभग सारी स्टेट की जो भाषाएं हैं उसमें से 22 भाषाएं, और ये 12 लिपियों में लिखी जाती हैं। लिखने में भी वैविध्य है। आप देखे होंगे कि देवनागरी में सबसे ज्यादा भाषाएं भारतवर्ष की लिखी जाती हैं। उसके बाद अन्य जो भाषाएं हैं वो अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। जैसे गुरुमुखी है पंजाबी के लिए, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है और बंगाली लिपि है। बहुत सारी लिपियां हैं जिनमें अलग अलग भाषाएं लिखी जाती है। और जितनी भी भाषाएं हैं 22 जो है वो अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जैसे आप अगर यूपी में जाएंगे तो हिंदी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन अगर आप आंध्रा में जाएंगे तो मलयालम होगी, तेलुगु होगी, इसी तरीके से अलग अलग जगह की अपनी वो भाषाएं भी। पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज और डायलेक्ट्स हैं। मदर टंग भी बहुत सारी है, 100 से ज्यादा अलग अलग सबकी बोलियां हैं। जैसे मैं आजमगढ़ का हूँ तो आजमगढ़ी वहां की भाषा है, अवध की अवधी भाषा होगी। तो ऐसे अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी की स्थिति बड़ी अच्छी है। अभी अगर आप नंबर ऑफ स्पीकर की बात करते हैं, मोर देन 50% पॉपुलेशन भारत की जो है हिंदी बोलती है। और ये अंग्रेजी की सीन, ये अंग्रेजी का है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं, इसको लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। और लगभग 4% स्पीकर जो है भारतवर्ष के वो अंग्रेजी में सही से बोलते हैं, मतलब जो अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन हिंदी की ज्यादा डिमांड है। अभी एक सर्वे अभी गूगल ने किया था, गूगल के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है हिंदी का कंटेंट या हमारी भाषाओं में इंटरनेट पे कंटेंट की बहुत कमी है। क्योंकि आप देखो संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा के लिए भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर आप देवनागरी में कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो बहुत कम डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा ऑथेंटिक। लेकिन वहीं आप अंग्रेजी में कोई आर्टिकल सर्च करो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो डिजिटाइज करने का बहुत बड़ा स्कोप हमारी भाषाओं के लिए है अभी। और जिसमें अब डिजिटाइज करने का स्कोप है तो ऑब्वियसली तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी तो होंगी ही, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। ये भाषा परिवार स्पीकर जितने कितने परसेंट स्पीकर बोलते हैं उसका डेटा है। ये हमारा है कि जो संस्कृत भाषा या कौन कौन सी भाषा है किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो मैंने बोला था 10 जो भाषाएं हैं देवनागरी में लिखी जाती है, जिसमें संस्कृत भी है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, सिंधी, बोडो और डोगरी। ये सारी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है। उसके बाद संथाली देवनागरी में भी लिखी जाती है, और कोई चिक्की करके भी एक है, बंगाली है और असमीज बंगाली लिपि में लिखी जाती है। मणिपुरी के लिखने की दो परंपराएं, एक तो बंगाली भी, मैथिली भी है। गुजराती, कन्नड़ या अपनी अलग इनकी खुद की लिपि है। तो ये तो भाषा का है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी भाषा के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको शायद पता होगा कि गवर्नमेंट में कहाँ से भाषा के लिए आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि डिजिटल के लिए। आपको पता होगा MHRD, इसके अंदर में एक लैंग्वेज या का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, CIIL। ये मैसूर में इसका हेडक्वार्टर है। ये लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारा काम करता है, सर्वे वगैरह करता है, बहुत सारे काम करता है। UGC के थ्रू यूनिवर्सिटी में जो है एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें होती है, और लैंग्वेजेज वगैरह के लिए फंड वगैरह भी UGC प्रोवाइड करती है। CIIL वगैरह बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह रन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लैंग्वेज को जो है एक्चुअली लैंग्वेज के लिए टेक्नोलॉजी या तकनीक विकसित करने के लिए फंड वगैरह देते हैं। जिसमें से जो है DIT के अंदर आता है, ये उसका एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। इसकी वेबसाइट है TDIL.DC। उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या टूल्स, क्या क्या लैंग्वेजेज में टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल आप बना सकते हैं, उसके लिए कॉल और सारी चीजें आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगी।
ये जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये लैंग्वेज से संबंधित प्रोजेक्ट वगैरह को डील करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, कल्चर और कॉग्निटिव साइंस और बहुत सारे जो लैंग्वेज का जहाँ पे रोल होता है। कल्चर मिनिस्ट्री, आपको पता होगा कि कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए या कल्चर या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो जरूरत है भाषा की जरूरत पड़ती है। साइंस का भी डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी भाषा की जरूरत पड़ती है। अगर आपको साइंस को समझना है तो आपको उस जिस भाषा में उस साइंस की टेक्नोलॉजी लिखी हुई है उस भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप ऑब्वियसली उस साइंस को समझ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो है कल्चर में, कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो है बहुत सारे लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो जहां लैंग्वेज की बात होगी वहां हर लैंग्वेज का स्कोप बनता है। हालांकि अब ये सब प्रोजेक्ट उनको देती है, उस लैंग्वेज के लिए देती है जिस लैंग्वेज के नंबर ऑफ स्पीकर ज्यादा है, ऑडियंस ज्यादा, ऑडियंस को इनको फोकस करना होता है। तो इसलिए जो है संस्कृत का वहां बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रह जाता है। बट फिर भी अगर कल्चर की बात आती है तो हमारा प्राचीन भारतीय कल्चर की अगर हमें बात करनी है ऑब्वियसली वहां संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। प्राचीन साइंस की बात करनी है तो संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। हमारी प्राचीन बौद्धिक परंपरा की बात करनी है तो संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से भी हम फंड वगैरह के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अलग अलग समय समय पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें का साथ साथ डिजिटाइज करने का जो काम है वो तो हर जगह से आता है। मैसूर क्या करता है, मैंने बताया था, सर्वे कंडक्ट कराता है, ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक डेटा वगैरह की कंसोर्टियम मोड में काम करते हैं बहुत सारे ग्रुप बड़ा सा मिल करके। माइनर लैंग्वेजेस जो है प्रमोट करता, आज एक नया फील्ड जनरेट हो रहा है माइनर लैंग्वेजेस के लिए, जिसको कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक की शब्दावली में बोला जाता है लेस रिसोर्स लैंग्वेज। मतलब ऐसी भाषा जिसमें बातचीत या वाचिक तो है लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट बहुत कम मिलते हैं। जैसे मैं अपनी खुद की भाषा की बात करूं, आजमगढ़ी या अवधी भाषा, अवधी भाषा में आपको लिटरेचर बहुत कम मिलेगा लेकिन बोलचाल में पूरा प्रयोग होती है। इसी तरीके से आजमगढ़ी, भोजपुरी भाषा में लिटरेचर आपको कम मिलेगा लेकिन बोलचाल में बहुत बड़ा एक उसका स्कोप है। तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं। तो आजकल उसका भी ट्रेंड डेवलप हो रहा है, उस पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में गूगल इंडस्ट्री इंटरफेस की एक मीटिंग थी जिसमें गूगल था और बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी के थे। वो यही बात कर रहे थे कि भारतीय भाषाओं में गूगल कितना बहुत बड़ा बिलियंस में जो है इन्वेस्ट कर रहा है भारतीय भाषाओं के लिए डेटा को डिजिटाइज करने के लिए, क्योंकि भारतीय भाषा के डेटा की बहुत कमी है। और आईटी इंडस्ट्री में तो भारतीय भाषा का मार्केट बहुत ज्यादा है। ये हम अगर करियर की बात करें तो उसका मार्केट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कोई भी आप फोन है, आपके पास जो फोन हो रहे हैं, आपका जो फोन है आप उसमें अभी तो आप कीबोर्ड से टाइप करके कमांड दे रहे हैं लेकिन फ्यूचर ऐसा होगा आप बोलेंगे आपका फोन रिएक्ट करेगा। बहुत सारी चीजें जिसमें से दो कंपनी बहुत तेजी से काम करेगी, जिसमें गूगल है खुद, गूगल असिस्टेंट जिसका है, आप वॉइस से भी सारी चीजें सर्च कर सकते हो। आप माइक ऑन करिए, कुछ भी बोलिए, वो उसका रिजल्ट आपको दे देगा और पढ़ के सुनाएगा भी। आपको कहीं जाना है, मैप सेट करना है, आप जस्ट गूगल को बोलिए ओके गूगल सेट द मैप टू होम या फला लोकेशन, तो ऑटोमेटिक मैप सेट कर देगा वो। और रास्ते में आपको बोलता हुआ जाएगा लेफ्ट टर्न राइट या जो भी करना होगा वो करता जाएगा। तो ये भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो सारी चीजें इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इसके लिए हमें भाषा की जरूरत होती है और भाषा के एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो ये सारे टूल्स बनाने में कंपनीज की मदद करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ किसी भाषा का नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो वो इन आईटी कंपनीज के लिए वो विद्यार्थी ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे, बल्कि वो ज्यादा यूजफुल होंगे जिनको टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है और साथ साथ लैंग्वेज का भी नॉलेज है। तो स्पीच के लिए तो संस्कृत में जितना अच्छा डिस्कशन पाणिनि शिक्षा में कहा गया दिया गया है उतना तो और किसी भाषा में नहीं दिया गया है। और स्पीच की जो चीजें चेंज होती है वो हर भाषा में होती है। जैसे मैं आपको बोलूं संधि वाला मॉड्यूल है विद्यालय, मैं अगर अलग अलग बोलूंगा तो वो एक दो अलग शब्द मिलेंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा विद्यालय 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 तो ऑटोमेटिक वो विद्यालय में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हर भाषा में सारी चीजें होती है। तो इसीलिए जो है, और ये परिवर्तन एक किसी नियम के तहत होता है, वो हमारे पाणिनि शिक्षा या शिक्षा ग्रंथों में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। तो स्पीच टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए संस्कृत के विद्यार्थी बहुत यूजफुल ऑप्शन आईटी कंपनीज के लिए होते हैं।
मेरे जूनियर ने अभी एक अमेजन पे ज्वाइन किया, अमेजन में जो अमेजन का एलेक्सा है उस पे काम कर रहा है। भारतीय भाषाओं में आया जब उसने ज्वाइन किया, उसके बाद उसने कुछ डेवलप किया, तो फिर पहले से काम कर रहे थे लेकिन वो उसी टीम में काम कर रहा है। तो अभी और भाषाओं में ये सारे असिस्टेंट सिस्टम आ जाएंगे, कल को भोजपुरी में भी आ सकता है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल, जितनी भाषाएं हैं आ सकता है। लेकिन कोई भी आईटी कंपनी संस्कृत भाषा के लिए इस टाइप के सिस्टम को डेवलप नहीं करेगी। संस्कृत ही नहीं, उन किसी भी भाषाओं के लिए विकसित नहीं करेगी जिनके नंबर ऑफ स्पीकर्स कम है, क्योंकि उनको तो मार्केट चाहिए। जिसका मार्केट कम होगा उसमें कोई भी आईटी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। गूगल वगैरह से हम बात भी चल रही थी एक बार जब मीटिंग वगैरह का भी थी हम लोगों की, तो गूगल ने बोला हम संस्कृत के लिए नहीं बना सकते हैं। रीजन यही है कि एक तो संस्कृत के डेटा बहुत कम है, दूसरी चीज है नंबर ऑफ यूजर, संस्कृत को यूज करने वाले यूजर बहुत कम है, तो वो नहीं करेंगे। अगर ये काम कोई कर सकता है तो संस्कृत के ही विद्यार्थी या रिसर्चर कर सकते हैं। अगर उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जैसे हम जैसे लोग हैं और एक हमारी पूरी टीम है, तो मिल करके हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग ऐसे जैसे गूगल असिस्टेंट है, हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बोले, अभी बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसमें आप बोलिए ऑटोमेटिक टाइप करता रहता है, हिंदी हो गया है, अंग्रेजी हो गया है, संस्कृत बहुत हद तक कुछ प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग ऐसा ऐप एक बनाना चाह रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कुछ टाइप करें और ऑटोमेटिक एपीआई एक आपने ऑन कर दिया है, वो आपकी बात को सुने और ऑटोमेटिक वर्ड में संस्कृत डेटा यूनिकोड में टाइप करता चला जाए। तो ये भी काम हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो हम इसकी बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैंने इसकी बात कर ही दी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह सैंक्शन किया है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आपको पता होगा, मोदी गवर्नमेंट ने 2014-15 में इसको लॉन्च किया था, 16 में लॉन्च किया था, प्लान पहले का था। और उसके बाद बहुत सारे डिजिटल, हर डिस्ट्रिक्ट पे आपको पता होगा डिजिटल इंडिया के तहत जितने भी काम हुए हैं, आप शायद जो लोग सुन रहे होंगे सबको पता होगा, जो रूरल एरिया, इवन गांव में, मैं अपने गांव में मुझे अगर कोई सर्टिफिकेट बनाना होता, चाहे इनकम हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट, मुझे सिर्फ अपने घर पे बैठ के कहीं जा करके नॉर्मल जो सेंटर होता है वहां मुझे अप्लाई करना होता है और मुझे भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होती है। स्टेटस वहीं से चेक हो जाता है और सर्टिफिकेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में तो ये भी फैसिलिटी, सर्टिफिकेट भी आपके पोर्टल पे ही मिल जाता है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए लोकलाइज, अब कोई अगर ये सारा इंटरफेस हिंदी भाषा में ना हो, सपोज मैं हिंदी भाषा ही जानता हूँ, क्योंकि ये सबके लिए फैसिलिटीज देनी है, तो सबके लिए जब फैसिलिटीज देनी है तो हर लोग अंग्रेजी नहीं जान सकते हैं। उनके लिए इंटरफेस कैसा चाहिए जो हिंदी भाषा में हो, इवन हिंदी भाषा में भी नहीं, उनकी भाषा में हो। सपोज कोई अगर आंध्रा का है तो हिंदी भाषा में कैसे फॉर्म भरेगा, वो तो ऑब्वियसली उसको तेलुगु आनी चाहिए, तो उसके लिए इंटरफेस तेलुगु भाषा में होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है इनिशिएटिव लिया कि सारी चीजें डिजिटल करे और उन्हीं लोकल लैंग्वेज में। जहां फिर लोकलाइजेशन की बात आएगी वहां इस फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी एक है। अब हम बात करते हैं कि संस्कृत भाषा जो एक सामान्य चीजें जो मैं मानता हूं कि एक, अब भाषा विज्ञान में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा होने के पक्ष में दो मत है, आपको पता होगा। एक भारतीय जो मत है वो संस्कृत भाषा एवं वैदिक संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानता है, लेकिन जो पश्चिम के लोग हैं, फॉरेनर लोग हैं, वो लोग संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा नहीं स्वीकार करते हैं। वो संस्कृत भाषा को एक प्राचीन भाषाओं में से एक स्वीकार करते हैं। शायद आपने जो भाषा विज्ञान जानते होंगे उनको पता होगा, प्रोटो इंडो यूरोपियन का जो पाई लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था, उसमें 3-4 भाषाएं थी, जिसमें से एक संस्कृत भाषा को भी उन्होंने शामिल किया था, जिसमें से लैटिन है, ग्रीक है, वो सारी भाषाएं थी, तो उसमें से संस्कृत भाषा को भी शामिल किया था। तो वो लोग संस्कृत को सबसे प्राचीन नहीं मानते हैं, बल्कि प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा मानते हैं। बट मेरा खुद का मानना है कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा ही रही होगी, क्योंकि जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है वो एक काल्पनिक भाषा बनाई गई, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ अभी लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो डिबेट का विषय हो सकता है। स्पीकर की बात अगर करें तो नंबर ऑफ स्पीकर्स की संख्या जो है संस्कृत भाषा बोलने वाले की 2011 का सर्वे बाद में आया काफी, तो उससे कम है। अगर स्पीकर की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्पीकर की, ये संख्या थोड़ी सी कम है। और किसी राज्य की ये भाषा नहीं है कि जैसे हिंदी है या तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी अपने अपने राज्यों की भाषा है। संस्कृत भाषा किसी राज्य की भाषा नहीं है,
लेकिन फिर भी सभी राज्यों में बोली जाती है। जो इसके स्पीकर है लगभग सब जगह है। तो उसके बाद जो है यूरोपीय भाषाओं के लिए शब्दावली का एक भंडार है। जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसकी बहुत सारी जो शब्दावली है कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से निकली है। भारतीय भाषाओं से संबंधित साहित्य, कला, संस्कृति का एक सोर्स है। इन सारी चीजों के लिए साहित्य, अगर आपको इतिहास जानना है तो संस्कृत भाषा, कला हमारी प्राचीन कलाओं के बारे में जानना है, संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना है तो संस्कृत भाषा। इवन साइंटिफिक हमारे जो भी इन्वेंशन थे, कोई भी साइंस का इतिहास जानना है तो भी कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा को कंसीडर किया जाता है। जो बार बार अभी बातें चल रही थी आईआईटी या साइंस सब्जेक्ट में भी संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, वहां हमें कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर कुमार संभवम या मेघदूतम नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि वहां पे ये पढ़ाया जाएगा कि जैसे अगर फिजिक्स का क्या इतिहास रहा है, भारत में फिजिक्स का क्या इतिहास रहा है, प्राचीन जो टेक्स्ट है उसमें फिजिक्स के क्या कॉन्सेप्ट थे, वो सारी चीजें वहां बताई जाएगी। दर्शन, बहुत सारी वैसे ही चीजें हैं हमारे जो परंपरा में, जैसे दर्शन के सब्जेक्ट को भी साइंस का माना जाता है। जो हम आप पता होगा कि परमाणु और उसकी बातें करते हैं तो वो सारा कहीं ना कहीं साइंस से ही रिलेटेड है बहुत सारी चीजें, तो वो हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और उसके बाद अभी बहुत सारे जगह यहाँ पे संस्कृत भाषा के लिए बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है जो संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए। संस्कृत भारती का बहुत बड़ा रोल है जो बातचीत के लिए, बोलचाल के लिए। और मैं मानता हूँ कि संस्कृत भाषा को जो है बोलने वालों की संख्या कम होने का एक सबसे बड़ा कारण है पाणिनि का व्याकरण। मैं व्याकरण का खुद विद्यार्थी हूँ, भाषा विज्ञान का भी विद्यार्थी हूँ। तो उसका कारण ये है, भाषा विज्ञान का सिद्धांत है कि भाषा परिवर्तन भाषा का विकास माना जाता है। अगर किसी भाषा में परिवर्तन हो रहा है तो उसे भाषा का विकास माना जाता है। मतलब परिवर्तन भाषा विज्ञान की दृष्टि से अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से अगर परिवर्तन होगा तो वो उस भाषा का अंग नहीं हो सकता है। तो अब आपको पता ही होगा परिवर्तन होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जो ध्वनि परिवर्तन, जो भाषा विज्ञान पढ़े होंगे, मुख सुख या प्रयत्न लाघव। हमारी आदत ही है कि हम अपने मतलब अपने आप को बड़ा आराम देना चाहते हैं। जब जल्दी जल्दी उच्चारण करेंगे तो कभी भी आप तीनों प्रकार की सकार की ध्वनियों का उच्चारण आप कर ही नहीं सकते हैं। वो सबसे आसान पे शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए, जल्दी बोल के कभी देखिए, या प्रयत्न ना करें आप तो देखिए दंत सा का ही उच्चारण होगा, क्योंकि तीनों सा में दंत सा का उच्चारण करना सबसे आसान होता है, उसमें कम समय लगता है और आपके टंग या जिह्वा को बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है दंत सा के उच्चारण के लिए। लेकिन आप मूर्धन्य सा का उच्चारण करेंगे तो देखिए जीवा को ऊपर की तरफ जाना होता है। इवन आप सॉरी तालब्य के लिए, मूर्धन्य के लिए तो ऊपर भी होगी और अंदर की तरफ भी रोल करेगी। तो इस वजह से जो भाषा परिवर्तित होती रहती है। तो अब क्या हुआ, संस्कृत भाषा में पाणिनि व्याकरण में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हुई कि आपको माने, मतलब अगर आप परिवर्तन करेंगे तो संस्कृत भाषा नहीं मानी जाएगी। तो हुआ क्या, राइटिंग तो चलती रही, बहुत सारे लोग बोलते रहे, लेकिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रही। लेकिन जो आम पब्लिक थी, आम जन थे, वो नहीं बोल सकते थे। जैसे अभी भी मुझे अगर मेरी मम्मी मेरा नाम लेना हुआ तो सुभाष बोल देती हैं, वो मूर्धन्य सा का उच्चारण कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सुभाष बोलेंगी तो मेरी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति प्रकट हो जाएगा उनके सामने। अर्थ तो वही है, सुभाष का जो अर्थ उनके लिए हो रहा है वो तो वही हो रहा है, लेकिन वो उच्चारण सही नहीं कर पा रही है। यही हुआ पाली प्राकृत के साथ। जो लोग पाली प्राकृत बोलना शुरू किए वो वही लोग थे जो कम पढ़े लिखे लोग थे। शायद जिनको पता होगा बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ वो समय पाणिनि के समय का ही है लगभग, और इसीलिए जो उस पर हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो आज का संस्कृत के लिए, बोलचाल के लिए बहुत एफर्ट हो रहा है। संस्कृत भारती अच्छा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जो भाषा सीखने की परंपरा हमारी है, बच्चे में जिस प्रकार से भाषा सीखी जाती है, बच्चा सीखता है, वो संस्कृत भाषा भारती वैसे ही सिखाती है। उनका उद्देश्य ही पहले बोलना सीखना है आपको, और करेक्ट आपको बाद में करना है। बट व्याकरण पहले बोलता, पहले आप करेक्शन पे ध्यान दो, उसके बाद प्रयोग आप करोगे। तो भाषा पहले बच्चा सीखता, बच्चे को अगर आप टोकोगे नहीं, करेक्ट उच्चारण करो, कभी भाषा सीख ही नहीं पाएगा। तो अभी हो रहा है, अभी बहुत सारे राज्य ने बहुत सारा काम करे। उत्तराखंड जैसे है वो संस्कृत भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना रहा है, बहुत सारी चीजें इनिशिएट कर रहा है संस्कृत भाषा के लिए। तो बहुत सारी चीजें काम हो रहे हैं।
और ये व्याकरण का भी स्रोत है, शास्त्रीय परंपरा की भाषा है। और एक ज्ञान, पाणिनि का जो व्याकरण है वो बहुत जो है परिष्कृत व्याकरण है और एक नियमबद्ध तरीके से है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये सबसे बड़ी भाषा विशेषता है पाणिनि व्याकरण की। और ज्ञान आधारित शोध परंपरा का विषय हो सकता है। और ये 1991 के सर्वेक्षण में जो आया था 40%, 40.22% जो हिंदी और संस्कृत का 0.01% स्पीकर थे। इसके एक कारण और हो सकते हैं, बहुत सारे संस्कृत जानने वाले लोग जब सर्वे होता है उसमें अपनी भाषा को संस्कृत भाषा के रूप में नहीं लिखते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो ये स्पीकर जब सर्वे होगा तो प्रॉब्लम, हमारे जैसे लोगों को लिखना चाहिए कि हमें संस्कृत भाषा आती है। जब भी सर्वे हो लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक का, जहां भाषा की बात आती है, सब लोगों को लिखना चाहिए कि हमें संस्कृत भाषा आती है। इससे क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट के पास जो डेटा जाएगा वो गवर्नमेंट सोचेगी इस भाषा के स्पीकर बढ़ रहे हैं और उनके लिए स्पेशल फंड और सारी चीजें रिसर्च के लिए इसको क्रिएट होगा। लेकिन जब धीरे धीरे लोग कम होंगे, नहीं अपने आप को बताएंगे, तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। और उसके बाद जो है, अब संस्कृत भाषा एक भाषा के रूप में तो है ही, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में है। सब्जेक्ट के रूप में बौद्धिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति, विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन, सारे क्षेत्रों में संस्कृत का कहीं ना कहीं स्कोप है। मानक और सटीक व्याकरण है इसका, जिसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। जो रामायण काल का की संस्कृत थी वो आज भी वही है और आज भी इसी स्वरूप में विद्यमान है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी इसकी संरचना है संस्कृत भाषा व्याकरण की, वो अभी आगे हम बात करेंगे। और अपार साहित्य, इसका जो साहित्य है बहुत बड़ा साहित्य का भंडार है। तो और आज भी लगभग सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में ये सारी चीजें शामिल होती है, संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं। पाणिनि की बात हम करते हैं कि क्यों संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। उसका पहला मुख्य कारण है पाणिनि का व्याकरण। पाणिनि का व्याकरण अगर आप टेक्निकल तरीके से सोचते हैं तो उसके कुछ मॉड्यूल हैं जिस मॉड्यूल से व्याकरण काम करता है। पहला मॉड्यूल उनका स्वनिम। हम जब कोई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, ध्वनियों को। कोई बच्चा जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले ध्वनियों को, ध्वनि सार्थक या निरर्थक उससे मतलब नहीं हो, का, चा, टा, पा। बच्चे जब पैदा होते हैं, जब बोलना सीखते हैं तो आप देखोगे बच्चे सबसे पहले आसान ध्वनियों को, जैसे बाबा, मामा, पापा, इस टाइप का बोलेंगे। तो भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ध्वनि का नॉलेज होना चाहिए, उस पार्टिकुलर भाषा में कितनी ध्वनियां हैं। पाणिनि का वैसे ही मॉडल है फोनेटिक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, स्वनिम अवयव या मॉडल। उसमें उनका फोनेटिक फोनीम्स है जिसमें 14 माहेश्वर सूत्रों में लिखी गई है। और दूसरा है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या करता है, इन माहेश्वर सूत्रों से सेट बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रत्याहार, और कंप्यूटर की शब्दावली में बोला जाता है वेरिएबल। इन्हीं सेट का प्रयोग जो है पाणिनि अपने व्याकरण में अलग अलग सूत्रों में करेंगे, अभी आगे उसकी चर्चा होगी। उसके बाद है नियम डेटाबेस, सूत्र पाठ जिसको हम बोल सकते हैं। बहुत सारे डेटा सेट हैं, कोष, और जिसमें धातु पाठ, गण पाठ और सारी चीजें हैं। उसमें जो है कुछ एक कमेंट आया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन सा है, आपको शायद पता होगा। एक पुस्तक है जो एडिटेड फॉर्म में नहीं मिलती, यंत्र सर्वस्वम, कुछ पार्ट इसका मिलता है। उसमें बहुत सारे साइंस की बातें आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो वो डिफरेंट आयाम है। मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो बहुत हमारी आयुर्वेद की बहुत प्राचीन परंपरा रही है, और आज कोरोना काल में भी जो है आयुर्वेद के से ही लोग घर में अपने स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो है, जिसमें से सुश्रुत और चरक संहिता दो मुख्य ग्रंथ हैं, अष्टांग हृदयम है, बहुत सारी है और बहुत सारे टेक्स्ट है। वैदिक साहित्य में भी बहुत सारा इसका मिलता है, तो वो सारी चीजें हैं। वेदों में बहुत सारा है, जिसमें हम वृष्टि विज्ञान की बात करते हैं तो उसके अलग से ग्रंथ हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, यंत्र की बात करते हैं तो यंत्र सर्वस्वम है जिसका एक 5वां अध्याय है वैमानिक शास्त्र, उसका एडिटेड फॉर्म आपको मिल जाएगा, विमान कैसे बनता है उसकी सारी चर्चा है। एक्चुअली इस टाइप के साइंस वाले चीजों पे काम बहुत कम होगा हमारे प्राचीन काल में, जो भी परंपरा रही। हमारी जो साइंटिफिक चीजें थी उसको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं किया गया। जैसे आज अभी आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में देखो, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपको
मिल जाएगा, स्पेशलाइजेशन साहित्य मिलेगा, दर्शन मिलेगा, व्याकरण मिलेगा। ये 4 तो मुख्य रूप से लगभग सब जगह मिल जाएंगे। कहीं कहीं एडिशनल सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं, जैन बौद्ध भी पढ़ाया जाता है और भी कुछ धर्मशास्त्र वगैरह पढ़ाए जाते हैं, पुराण वगैरह ट्रेडिशनल में ज्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको आयुर्वेद कहीं नहीं मिलेगा, आपको प्राचीन जो साहित्य थी, जल विज्ञान या जो भी कहीं थी, ज्योतिष एक विज्ञान था जो मैथमेटिकल साइंस के लिए किया जाता था, वो रेयर जगह आपको मिलेगा। ज्योतिष का अलग अब कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया कि इस भविष्य देखने के लिए के रूप में ज्यादा फेमस हो गया है, बजाय जो उसकी साइंटिफिक चीजें थी। तो इन सारी चीजों में पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। आयुर्वेद पाठ्यक्रम में जरूर शामिल होना चाहिए, योग जरूर शामिल होना चाहिए, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रेयर आपको देखेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में, जहां ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते होंगे। कहीं ना तो किसी एक पेपर के रूप में भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो अब जो आयुर्वेद के डॉक्टर आजकल बनते हैं, उनका क्या है, वो अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ते हैं। एक मैं कोई बुक पढ़ रहा था, तो वहां पे भस्म के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन था आयरन डस्ट। तो आप कैसे समझ सकते हैं आयरन डस्ट से कोई इलाज कर सकता है? भस्म बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या कितना केमिकल कंपाउंड कैसे उसको बनाया जाता है, उसकी एक कंप्लीट प्रक्रिया है, जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं उनको पता होगा। लेकिन आयरन डस्ट मतलब आयरन को मतलब वो अजीब टाइप का ट्रांसलेशन, जब आप अनुवाद से पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम तो आएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम में ये साइंस, ये बहुत सारी चीजें जो है शामिल की जानी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो व्याकरण की जो चीजें, हम पाणिनि व्याकरण को सिर्फ रूप सिद्धि और उस परंपरा को ध्यान देते हैं, उसके लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, और उसमें बहुत सारे कुछ साइंस है उससे भी हम नहीं देखते हैं, जो बातें उसमें होगी। तो पाणिनि में इसमें डेटा सेट, धातु पाठ और गण पाठ है, बहुत सारे लिस्टिंग है जिसमें प्रत्यय है, बहुत नियम की विशेष प्रविष्टियां हैं। ये पाणिनि का मॉड्यूल है। आपने कभी सोचा है कि पाणिनि के व्याकरण को बहुत संक्षिप्त व्याकरण माना जाता है? लोग बोलते हैं ना पाणिनि का व्याकरण बहुत संक्षेप में है, मात्र 4000 सूत्र है। मेरा मानना है कि जरूर हाँ, पाणिनि का व्याकरण संक्षेप या संक्षिप्त तो है, लेकिन वहां पे एक चीजों की आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। पाणिनि का व्याकरण संक्षेप होने का सबसे बड़ा कारण ये है, पाणिनि ने क्या किया, जो आधुनिक कंप्यूटर साइंस की टेक्निक है उसको प्रयोग बहुत पहले ही कर लिया था। या तो आप ये बोलो कि पाणिनि की टेक्निक का प्रयोग आज के कंप्यूटर साइंटिस्ट करते हैं। जैसे आपने कभी सोचा पाणिनि का सूत्र पाठ सिर्फ 4000 है, लेकिन धातु पाठ तो उनका अलग है 2000। तो पाणिनि का धातु पाठ अगर मिला दो तो पाणिनि के सूत्र पाठ मिला करके 6000 सीधे हो गए। गण पाठ, कितने उन्होंने गणों का प्रयोग किया है आपने देखा होगा, बहुत सारे गणों का प्रयोग किया है। हर गण में बहुत सारे प्रकार के शब्द हैं, 5 शब्द 10 शब्द से लेकर के 2-2 हजार तक शब्दों की सूची है, उसको उन्होंने अलग रखा। सॉरी। तो अब ये अगर आप कहेंगे तो पाणिनि का व्याकरण संक्षेप नहीं होगा। संक्षेप होने का कारण ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, पाणिनि जो रूल था उसको एक जगह रख दिया। और जैसे हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा में क्या होता है, क्या आपने कभी देखा कोई पूजा आपके घर में हो रही है तो सारी सामग्री एक ही साथ कर लेते हैं? नहीं, आप एक एक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जब उसका काम खत्म हो जाता है उसको साइड में रख देते हैं। तो पाणिनि व्याकरण में भी यही चीजें हैं। पाणिनि व्याकरण जो सूत्र है, जब जिन सूत्र में सारी चीजें उनके अलग अलग कंपोनेंट में रखी हुई है, धातु पाठ अलग है, गण पाठ अलग है, प्रत्यय की लिस्ट अलग है, सारी चीजें अलग है। जब उनको सूत्रों की जिसमें जरूरत पड़ती है सबको बुला लिया जाता है। वो सिस्टम बना दिया है कब किसको कैसे बुलाना है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, आदिरंतेन सॉरी इको एणचिया अकं सवर्णे दीर्घ है। उससे पहले मैं इसका डिटेल अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं एक पीपीटी में ही जोड़ा हुआ है तो रिपीटेशन होगा। तो पाणिनि का सिस्टम जो है आसान प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी संरचना है, मानक वेरिएबल है, प्रत्याहार, संज्ञा, वृद्धि, ये सारे सूत्र हैं जो कंपाइलर आज के हैं ऐसे ही हैं। अनुवृत्ति का प्रयोग पाणिनि करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। और पाणिनि ने ये सब चीजें ली कहां से, जैसे हम आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, हम भी अनुवृत्त नहीं करते हैं। जैसे आप में से मैं किसी से पूछूं कि आपका क्या नाम है, एक पर्सन से मैं पूछ रहा हूं आपका क्या नाम है, वो उत्तर देगा अपने नाम का, मेरा नाम फला फला है या फला। अब तुरंत मुझे किसी और से पूछना है
तो मैं उनसे पूरा सेंटेंस नहीं बोलूंगा कि और आपका क्या नाम है, उनसे सिर्फ सीधे पूछूंगा और आपका। लेकिन उनके पास जो मतलब प्रश्न बन के जाएगा, उनकी जो समझ विकसित होगी वो होगी कि आपका क्या नाम है। ये उन्होंने कहां से ग्रहण किया, अनुवृत्त कर लिया। कहां से, जो सेंटेंस मैंने पहले बोला है वहां से जो कुछ चीजें वहां से अनुवृत्त कर ली। अनुवृत्त करके उनका उत्तर जनरेट हुआ, सर मेरा नाम पूछ रहे हैं। पाणिनि ने भी यही काम किया। पाणिनि को जो चीजें अगले सूत्रों में करनी थी और कुछ एक आध चीजें अलग थी, तो क्या किया उन्होंने, अलग वाली चीजें पढ़ दी, लेकिन जो पहले पढ़ दी थी उनको उन्होंने रिपीट नहीं किया। उनकी अनुवृत्ति सेम कंटिन्यू चलती है, लेकिन उसी तरीके से हमारे बोलने की भी अनुवृत्ति कंटिन्यू चलती है। जैसे मैं आपसे पूछूं और आपका क्या नाम है, आप अपना नाम बता दो, मैं आपको कुछ पढ़ाने लगूं, 10 मिनट बाद बोलूं और आपका, तो दूसरा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, सर क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अनुवृत्ति उसको समझ ही नहीं आ रही है। या तो दूसरी कोई अनुवृत्ति शुरू होगी तो वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो पाणिनि भी कहते हैं, जैसे मैं 2 सूत्र अगर आपको बोलूं, अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम पहला, दूसरे में प्रातिपदिकम की जो है अनुवृत्ति जा रही है तो वहां नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अर्थवद अधातुर अप्रत्यय चेंज हो रहा है तो बोल रहे हैं कृत तद्धि समासाश्च। अब यहाँ च से ग्रहण हो गया प्रातिपदिकम का, ये सूत्र जब अर्थ होगा तो हो जाएगा कृत तद्धि समासाश्च प्रातिपदिकम। तो बहुत मतलब रिपीट नहीं करते, इसलिए भी संक्षेप हो गया। हम जैसे आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, रीयूज, चीजों को रीयूज करना, मतलब एक बार पढ़ दिया किसी को तो फिर उसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसको बुला लेना है। जैसे उन्होंने एक बार सूत्र पढ़ दिया इको एन एच, अब ये इको एन एच सूत्र जहां पे है इसका जो नंबर है, बाद में प्रक्रिया में अगर आप सिद्धांत कौमुदी की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आप देखिए सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले संधि प्रकरण आपको मिलेगा, अब इको एन एच वहां मिलेगा, लेकिन कहीं पे अगर यण और हो रहा है, जैसे हरि वगैरह या पति वगैरह का रूप बनाते हैं, वहां कहीं यण हो रहा है, वो सुबंध प्रकरण का है, तो वहां फिर से सुबंध इको एन एच सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको जस्ट वहां से बुला लिया जाएगा। तो रीयूज करने की टेक्निक उनके पास बहुत ज्यादा है। जैसे हम करते हैं ना बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर में जो काम करते हैं, कोई चीज अगर आपको पहले से टाइप की हुई है तो आप वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, मतलब फिर से टाइप नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने लाघव इससे भी बहुत सारा किया, अर्धमात्रा वगैरह का भी बड़ा ध्यान दिया। उसके बाद आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये सारी चीजें अनुसृत की जाती है। और एक डोमेन स्पेसिफिक भाषा बनाया उन्होंने, वो कोई भाषा नहीं थी, अक इक सवर्ण ये सब कोई मतलब भाषा में नहीं था, लेकिन अक को समझने के लिए सबसे पहले आपको आदिरंत्यन संहिता को समझना होगा, तब अब अक का मतलब आप समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। अभी बहुत सारे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया जिन्होंने डिफाइन किया, जिसको हम संज्ञा सूत्र बोलते हैं। जैसे प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन पाणिनि व्याकरण में प्रातिपदिक का वो अर्थ नहीं होगा जो भाषा में होगा। जैसे वृद्धि, वृद्धि का अर्थ विस्तार होता है, लेकिन पाणिनि का वृद्धि का अर्थ है वृद्धरादैच, सूत्र एक है उसमें कुछ वर्णों का बोध होता है। गुण, गुण का मतलब कुछ यहाँ करेक्टर हो सकता है, करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, लेकिन पाणिनि के शब्दों में गुण का अर्थ वो नहीं है क्वालिटी, बल्कि अदेंग गुण है। तो इसी तरीके से उन्होंने तकनीकी शब्द बनाए, और तकनीकी शब्द बनाए लोगों को समझ आए, ये करने के लिए पहले उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये तकनीकी शब्द का जो मैं प्रयोग करूंगा वो है क्या। तो उन्होंने सबसे पहले संज्ञा सूत्र दिया। अगर संज्ञा सूत्र नहीं देंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो शायद आपको समझ आए। मैं अब जो हम बोलते हैं ना कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे सिमिलर है प्रोग्रामिंग भाषा से, अगर मैं पहले आपको मैं सिर्फ बोल दूं आद गुण है, मैं बोल दूं कि ये कंडीशन होगी तो गुण हो जाएगा, तो आपके मन में पहला ही प्रश्न आएगा सर गुण क्या है, पहला प्रश्न आएगा गुण क्या है। लेकिन पहले मैं बोल दूं अदेंग गुण है, मतलब गुण क्या है, अत और एंग, इसकी गुण संज्ञा होती, ए और ओ और आकार की गुण संज्ञा होती। तो अगर मैं पहले ही आपको ये बोल दूं तो आप जब भी मैं गुण बोलूंगा तो आप इस 3 वर्णों का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो कंप्यूटर में भी, मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, मैं अगर इसको एक कमांड दे रहा हूं प्रिंट, मैं इसको कमांड दूं प्रिंट, शायद स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को,
मैं कमांड दूं प्रिंट, अपना नाम दूं, मैं कमांड दूं प्रिंट सुभाष। अभी देखिए क्या बोलेगा, बोलेगा नेम सुभाष इज नॉट डिफाइंड, मतलब सुभाष क्या है मुझे पता नहीं है। अब देखो मैं ये कर दूं सुभाष इक्वल टू, ठीक है ना, एक व्यक्ति। अब मैं अगर वही कमांड दूं प्रिंट सुभाष का, तो ये प्रिंट कर देगा एक व्यक्ति। क्या मतलब हुआ इसका, कि इसी तरीके से पाणिनि व्याकरण में भी होता है कि अगर हम गुण को पहले डिफाइन ना करें, गुण का हम प्रयोग कर दें। प्रयोग सूत्र में किसमें है, आद्गुणय में। आद्गुणय का प्रयोग पहले कर दें तो किसी भी को समझ नहीं आएगा कि गुण क्या है, किसको गुण होगा, गुण तो होगा लेकिन गुण क्या है वो समझ नहीं आएगा। वैसे ही मशीन को अगर पहले मैं बोल दूं प्रिंट सुभाष, तो उसको समझ ही नहीं आएगा सुभाष क्या है। जब मैंने सुभाष को डिफाइन कर दिया, यही संज्ञा सूत्रों की तरह, सुभाष का मतलब एक व्यक्ति, तो जैसे ही मैंने सुभाष को प्रिंट किया वो तुरंत बता देगा एक व्यक्ति। पाणिनि ने इसका बखूबी फायदा उठाया, मतलब बिल्कुल पाणिनि के व्याकरण में इसी टेक्निक पे काम करता है। अगर पहले आप डिफाइन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली पाणिनि का जो व्याकरण है उसमें आप सीख ही नहीं सकते हैं, तो उनको सीखने की जरूरत है। तीसरी चीजें जो मुख्य है, इसीलिए वो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया। और पाणिनि का जो व्याकरण है उसको समझने के लिए उन्होंने सूत्रों के 6 प्रकार बनाए। 6 प्रकार सूत्र, प्रकार बनाने का मतलब जितने प्रकार के सूत्र हैं उसमें अलग अलग उनके फंक्शन है। जो प्रक्रिया संबंधित काम होते हैं सूत्रों में वो सिर्फ विधि सूत्र से काम होता है। विधि सूत्रों की संख्या 4000 नहीं है, 1500 2000 के करीब होगी। बाकी जो सूत्र हैं उनके, वो इन्हीं विधि सूत्रों को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या, जो 4000 पाणिनि का सूत्र है उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो विधि सूत्र है उससे कुछ विशेष काम होता है। बाकी जो सूत्र है वो क्या करते हैं, इन्हीं विधि सूत्रों को समझने में सहायक होते हैं, अर्थात सहायता प्रदान करते हैं। पहला सूत्र है संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। 2 और विभाजन है, उत्सर्ग और अपवाद विधि, और निषेध भी एक सूत्र आता है, वो जो होने वाले काम को रोक देता है। तो उत्सर्ग और अपवाद विधि ये बाद में बात करेंगे। तो अब कैसे विधि सूत्र को समझने में सहायता प्रदान करते हैं इसकी बात अगर मैं करूं आपको, तो आपको शायद समझ आएगा। मैं आपको एक सूत्र बोल रहा हूं, विधि सूत्र। सूत्र है इको एनएच। आप लोग कमेंट कर सकते हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। विधि सूत्र है इको एनएच। अब इस सूत्र को समझने के लिए हमें परिभाषा सूत्र की जरूरत पड़ेगी। कौन से, एक सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। क्या करता है, मतलब षष्ठी विभक्ति, जिस सूत्र के किसी भी पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा वो उसके स्थाने योगा, यानी उसके स्थान पे कुछ परिवर्तन होगा। तो इस सूत्र का अर्थ करने के लिए एक सूत्र सहायक हो गया। षष्ठी स्थानीय होगा तो इसका अर्थ होगा इका है। इको एच में अगर पद विभाग करेंगे तो सूत्र होगा इका है यण अची। इका है अर्थात षष्ठी विभक्ति है, इक हलंत है, उसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा इका। तो जिसका अर्थ होगा इक के स्थान पर क्या होगा, जो होगा वो प्रथमा में पढ़ा जाएगा। प्रथमा में कौन सा पद है, यण, अर्थात इक के स्थान पे यण हो जाएगा। कब, जो कंडीशन को बताएगा वो सप्तमी में पढ़ा जाएगा, अची, अच परे होने पर। इस सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया इक के स्थान पे यण होगा अच परे होने पर। अब आपको इक, यण और अच, इसको समझने के लिए दूसरे परिभाषा सूत्र के पास जाना पड़ेगा। कहा, आद्यंत संहिता। आद्यंत संहिता क्या कहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है वो एक प्रत्याहार लेगा और प्रत्याहार लेने के बाद आपको रिटर्न करके देगा उसमें जितने वर्ण होंगे। वो क्या चेक करेगा, पहला वर्ण और अंतिम वर्ण। कहाँ चेक करेगा, एक डेटाबेस है। डेटाबेस क्या है, पाणिनि का फोनीम मॉड्यूल। फोनीम मॉड्यूल क्या है, आद्यंत सॉरी अयुणिक जो माहेश्वर सूत्र है, वो आद्यंत संहिता माहेश्वर सूत्र को कंसल्ट करेगा
और जहां पे भी उसको यण आ गया, या हायवरट के या से शुरू करेगा और उसके बाद तक जाएगा जहां मिल गया। तो कहने का मतलब वहां से आपको मिलेगा। फिर और भी सूत्र है जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत करते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें सूत्र, एक सूत्र को समझने के लिए आपको 7-8 सूत्रों को और कुछ पाणिनि के डेटाबेस को कंसल्ट करने की जरूरत पड़े, फिर आप विधि अप्लाई करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप विधि अप्लाई करेंगे वैसे ही। अब यण में 4 है, कौन सा आदेश होगा, स्थानीय अंतरतम है, ऐसे ही पूरा सारी चीजों की जो है उसमें आ जाएगी। अब इक में भी कहीं जैसे सुधि प्लस उपास्य में इक तो दो जगह मिल रहा है, तो और आ जाएगा तस्मिन इत निर्दिष्ट पूर्व से। मतलब कहने का है कई सारे सूत्र एक सूत्र को समझने में हेल्प करते हैं। तो पाणिनि के जो ये सारे सूत्र हैं 6 प्रकार के, उसमें से सिर्फ और सिर्फ विधि सूत्र है जिसके लिए ये सारी चीजें जो है प्रयोग की जाती है। उत्सर्ग और अपवाद विधि सामान्य है। उत्सर्ग मतलब सामान्य विधि, अपवाद मतलब उसका अपवाद। पाणिनि इसी विधि पे काम करते हैं, सामान्य चीजों को पहले कहें। जैसे मैं बोलूं आप लोगों से सारे लोग क्विट हो जाओ, मतलब सारे लोग लेक्चर, अब मैंने सामान्य सूत्र पढ़ दिया, बोल दूं 2 लोगों का नाम लेकर के, इनको इनको छोड़ करके, तो वो अपवाद हो गया। मतलब जो पहला नियम मैंने बोला सामान्य, वो अपवाद जिसके लिए बोला उस पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। पाणिनि का भी ऐसे ही है। जैसे सामान्य सूत्र है इको एणच, अपवाद सूत्र अक सवर्ण दीर्घ है, क्योंकि इक में आने वाले कुछ वर्ण अक में भी आते हैं। तो इसीलिए जब आप हिंदी भाषा या उसका अर्थ करते हो तो ये आप अर्थ करते हो इक अर्थात ई उ री के बाद असमान स्वर आए, क्योंकि समान स्वर होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, असमान आएगा तो यण संधि होगी। तो ये सारा समझने की पाणिनि के व्याकरण को विधि है। अब हम बात करते हैं कि पाणिनि सूत्रों को कंप्यूट कैसे करते हैं। खुल जाए तो सही है। हाँ, ये दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा जूम इसका और बढ़ा देता हूं। अब आप पाणिनि सूत्र को कंप्यूट कैसे करते हैं, बहुत आसान है। आप अगर देखेंगे पाणिनि का सूत्र जो है इको एणच, अगर व्याख्या इसको करेंगे तो इक है, जो मैंने अभी पहले मैंने बात किया था, जिसका अर्थ होगा इक के स्थान पर क्या होगा, प्रथमा व्यक्ति में पढ़ा गया यण होगा कब, अच परे होने पर। ये आपको समझ आ गया। इस सूत्र को समझने के लिए जो मैंने अभी आपसे बात करी थी, आदिरंत्यन संहिता के पास जाएंगे, फंक्शन को, उसको डेटा सेट है जो कॉल करके इक अर्थात ई उ री आपको रिटर्न करेगा, यण अर्थात यराला या वह राला रिटर्न करेगा, अच मतलब सारे स्वर, उसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये सारी सामग्री आप करने के बाद आप विधि अप्लाई करते हो। विधि क्या अप्लाई करते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर इक मतलब अगर आपके पास 2 शब्द आ रहा है तो क्या करना है आपको, 2 शब्दों में पहले शब्द के अंत में अगर इक में से कोई है तो आपको उस इक के स्थान पे यण करना है। यण मतलब उसका सबसे समीपवर्ती, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली यण संधि नहीं है। ये समझ गए आप सूत्र को। अब कंप्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन का इको एणच, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे या किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में आप लिख सकते हैं। क्या करना है आपको, क्रिएट अ डेटा सेट, प्रत्याहार सूत्र का डेटा क्रिएट करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे, संज्ञा वगैरह, उसके बाद आप विधि अप्लाई करेंगे सीधे। मैं अगर आपको जैसे अभी पाइथन वाला आपको दिखाया था, इसमें मैं कंडीशन चेक कर सकता हूं। इफ मैं पहले लिख दूं, इफ मैं अगर लिखूं ई, क्योंकि इसमें लिखने के लिए ई की मात्रा होती है, ई, मैं अगर एक, सॉरी पहले W1 मुझे लिखना पड़ेगा, W1 इक्वल टू प्रति और W2 इक्वल टू 1। मुझे यहां संधि करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं अब कंडीशन चेक करूंगा, इफ W1 डॉट एंड्स
विथ एक है ये लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पता थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, सीखना आसान है। ए पहली कंडीशन हो गई एंड इक्वल टू ट्रू, एंड दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, वही W2 के लिए हो जाएगी। अब मैं पूरे संधि नहीं लिख रहा हूं, फिलहाल मैं ए लिख देता हूं, एक के लिए करना तो ए लिख देता हूं। तो आपकी विधि क्या अप्लाई करनी है, प्रिंट, सॉरी हमें क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, हमें पहले वर्ड का W1 स्टार्टिंग से लेकर के -1 तक, प्लस हमें क्या करना है, या ई है तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या उसके बाद प्लस W2 का 1 से लेकर के लास्ट तक। और अब चूंकि ये जो ए है, यहाँ जो ए आ रहा है उसकी ए के स्थान पे उसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उसकी मात्रा भी ऐड कर देंगे, ए की मात्रा ऑप्शन, एक मिनट, ये थोड़ा स्क्रीन इसको छोटा करना पड़ेगा। ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मतलब इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो रही है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप कंप्यूटर में प्रोग्राम कर सकते हो। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं जिसको सीखना आसान है, अगर आप संस्कृत व्याकरण जानते हैं तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं संस्कृत के ही विद्यार्थी यहाँ एमए में रहे हैं और बाद में प्रोग्राम वगैरह सारे लोगों ने सीख लिया। कंप्यूटर प्रोग्राम या टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको आसानी से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और संगणकीय भाषा विज्ञान क्या है, एक भाषा विज्ञान कंप्यूटर साइंस का ही एक उप विषय है, जिसमें हम मानवीय भाषा को कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूट करते हैं। 1950 में सबसे पहले विदेशों में शुरू हुआ अनुवाद के लिए, बाद में IIT वगैरह में आया और धीरे धीरे इसका विकास भारतवर्ष में हुआ और तेजी से काम हुआ। IIT, CDAC और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन अध्यापन शुरू हो गया। और इसके जो विषय हैं, जिसपे अब बात आती है, जो आज का विषय था कि क्या क्या अनुसंधान के विषय हो सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। आज टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्पीकर, जैसे मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, मशीन ऑटोमेटिक पहचान जाए ये सुभाष चंद्रा बोल रहे हैं, जैसे हम पहचान जाते हैं ना फोन पे आवाज सुन करके, वैसे ही मशीन आपको रिकॉग्नाइज कर ले, उसको हम बोलते हैं स्पीकर रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन। मैं बोल क्या रहा हूं वो मशीन पहचान जाए और पहचान के जो अगर टाइप करना है या उसके हिसाब से रिएक्ट करे। जैसे गूगल में आप अगर स्पीच यूज करते हो तो आपका समझ करके वो रिजल्ट भी देता है। उसके बाद इंटरफेस बनाना, प्राकृतिक भाषा का समझना और भाषा को जनरेट करना, मशीन ट्रांसलेशन। इस फील्ड का सबसे बड़ा गोल है मशीनी अनुवाद, स्पीच सिंथेसिस ये है, टोकनाइज करना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल होती है। ई लर्निंग है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जो हम OCR करते हैं ना, PDF डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वर्ड में कन्वर्ट, उसके लिए हैंड राइटिंग, सोशल मीडिया पर बहुत सारे इसके फील्ड हैं जो काम आएगा आगे। स्पीच टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें ऑटोमेटिक सबटाइटलिंग, आपने देखा होगा कि जो मूवी वगैरह आप देखते हैं उसमें टाइटल लिखे हुए आते हैं ऑटोमेटिक, अलग अलग मूवी इंग्लिश में है लेकिन कभी कभी सबटाइटलिंग उसकी हिंदी अलग भाषा में आती है,
तो वो सारा इसको स्कोप बहुत बड़ा आजकल स्कोप है, स्पेशली अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी जानते हैं तो इसमें बहुत बड़ा जो है आप काम कर सकते हैं आगे जा करके। और उसके बाद जो है संस्कृत टीटीएस है, ठीक है ना। टीटीएस जो एक संस्कृत के लिए जेएनयू ने डेवलप किया था, तो वहां पे दिवाकर मिश्रा ने वो बाद में उसी अपने रिसर्च के बेसिस पे अमेजोन में जाके ज्वाइन किया। संस्कृत के लिए टीटीएस, जिसको संस्कृत को टेक्स्ट दोगे तो पढ़ के सुनाएगा। स्पेशली जो विजुअली चैलेंज लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए, दिव्यांग लोगों के लिए बहुत यूजफुल है अगर ऐसा सिस्टम हो जो पढ़ के सुनाए। और इसके लिए स्पीच रिकॉग्निशन के लिए डेवलप करने की जरूरत है, जो अभी शायद कुछ दिन में आ जाए, हम लोग उसमें लगे हुए हैं काम में। और स्वचालित ऑटोमेटिक सबटाइटलिंग है, ये सारी चीजें जो हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बहुत बड़ा स्कोप है इसका। आपको पता होगा जो लोग मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करते होंगे, बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे देश में। जो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जानते होंगे, एक मिशन चल रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करना। बहुत सारी साइंस की मैन्युस्क्रिप्ट है या लिटरेचर या जो भी है, वो नष्ट हो रही है, क्योंकि वो पेपर या किसी चीज पे जिस पे लिखी हुई है उसकी एक निश्चित लाइफ है और वो डे बाय डे नष्ट हो रही है। उसको बचाने के लिए हमें डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है। डिजिटलाइज दो तरीका होता है डिजिटल करने का। एक तो स्कैन करके रखना। स्कैन करके अगर आप रखेंगे तो आपके फिजिकल बुक जैसा होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, स्कैन करो, स्कैन करके ऑटोमेटिक वो पढ़ दे, पढ़ करके उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। जैसे आपने देखा होगा जब कभी कभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद आप क्या करते हो, उसको डॉक फाइल में कन्वर्ट कर लेते हो। अंग्रेजी का तो हो जाता है, बट भारतीय भाषाओं के लिए अभी बहुत सटीक ऐसा होशियार कोई नहीं मिलता है जो सारा काम करे। तो ये बहुत सारा काम है, इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं आप। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास अगर टेक्नोलॉजी हो, मेरा ये व्याख्यान जो हो रहा है वो तो रिकॉर्डेड है, और ये सुन करके मशीन ऑटोमेटिक, कोई ऐप हो, इस वीडियो या ऑडियो को सुन करके ऑटोमेटिक इसका टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, ऑटोमेटिक लिख दे आपके लिए, अपने आप सामग्री तैयार हो गई। या मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, मशीन स्कैन करके उसको स्पीच में कन्वर्ट करके बोलने भी लगे, तो कितने अच्छा काम हो जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने काम अभी किया, सीडैक ने बहुत सारा डेवलप किया है, बांग्ला, तमिल, देवनागरी वगैरह के लिए जो है कुछ 60% एक्यूरेसी के साथ है, कुछ और है। और बहुत सारे लोग, हम लोगों ने एक बार देवनागरी के लिए कुछ हैंड राइटिंग सैंपल कलेक्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो हालांकि उसमें बहुत ज्यादा काम आगे बढ़ नहीं पाया, माइक्रोसॉफ्ट कहीं और मूव ऑन हो गया तो फिर नहीं हो पाया। तो बहुत सारे स्कोप करने के लिए है, इस फील्ड में काम कर सकते हैं। और अब आप बोल रहे हैं कि सर ये तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसमें लैंग्वेज क्या है? आप समझ सकते हैं कि कोई भी तकनीक जो है बिना भाषा के काम नहीं करती है। तो आपका रोल ये होगा कि भाषा में कैसे परिवर्तन होते हैं वो आप बता सकते हो, संयुक्त अक्षर कैसे लिखा जाता है वो लैंग्वेज एक्सपर्ट ही बता सकता है। और तो और कोई जरूरी मैं सही बोलूं, कभी कभी मैं अशुद्ध भी बोलता हूं, तो सुनने वाला उसको शुद्ध सुन लेता है, सुनता तो अशुद्ध ही है लेकिन एज्यूम करता है वो यही बोल रहे हैं। तो मशीन भी ऐसे प्रिडिक्शन पे काम करती है। मशीन 100% रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, लेकिन प्रिडिक्शन पे काम करती है, वो प्रिडिक्ट कर लेती है यही बोला जा रहा होगा। उसके बहुत सारे, आपने कभी गूगल पे सर्च किया है, एक शब्द टाइप करते हो सजेशन देता है कि इसके बाद आप ये चाहते हैं क्या। आपका प्रिडिक्टिव कीबोर्ड होता है, एक शब्द टाइप करते तो ऑटोमेटिक सजेशन देता है अगला शब्द आपका क्या होगा। तो ये जो सारी टेक्निक काम करती है वो लिंग्विस्टिक नॉलेज के आधार पे काम करती है। जब तक लिंग्विस्टिक नॉलेज नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता है। तो बहुत सारा है डिजिटलाइज का, बहुत सारा हम लोग जेएनयू में भी काम हो रहा है, डीयू भी हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। अमर कोश आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। महाभारत में कोई शब्द सर्च करना बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। भगवत गीता पूरा ई बुक है, आयुर्वेद सर्च है, मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारी है, इंडेक्सिंग वेदांत ग्रंथों की है, वेदों की, बहुत सारा आपको कोई शब्द सर्च करना वहां पे बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं अभी डिजिटाइज करने के लिए बहुत सारा, हमने पाणिनि अष्टाध्यायी को कर लिया, सूत्रपाठ सर्च कर सकते हैं, वैदिक है, धर्मशास्त्र के लिटरेचर को कॉन्सेप्ट सर्च कर सकते हैं। अभी हम बना रहे हैं कि आपको अगर सर्च करना वर्ण सिस्टम, तो पूरे धर्मशास्त्र लिटरेचर में वर्ण व्यवस्था से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, कौन कौन से श्लोक हैं,
किस अध्याय के किस टेक्स्ट के, वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। किसी को वर्ण व्यवस्था पे बोलना है तो आप वहां सर्च करो, आपको पूरा रेफरेंस कंप्लीट मिल जाएगा, उसका अध्ययन कर लो, आप बड़े आसानी से बोल सकते हो। तो ये बड़ा यूजफुल बहुत सारा काम हो रहा है डिजिटलाइज के लिए। ई लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। आज का ई लर्निंग का स्कोप बढ़ रहा है, गवर्नमेंट बार बार सोच रही है, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। स्कूल आपको पता होगा कोरोना काल में क्या कर रहे हैं, शहर में स्पेशली मशीन ट्रांसलेशन, ये तो मेजर उद्देश्य है। आप सोचो कि मशीन ट्रांसलेशन, गूगल के आने से जो लोग ट्रांसलेशन की जॉब करते थे या जो लोग दूसरी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, वो बड़े आसानी से समझ जाते हैं। गूगल पूरी की पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट कर देता है। चाइना की वेबसाइट चाइनीज में खुलती है, अगर कोई साइंटिफिक इन्वेंशन है उसको पढ़ना है आपको, तो आप गूगल की हेल्प लेकर के पढ़ सकते हैं। पूरा सटीक तो नहीं, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही जाएगी। तो बहुत बड़ा स्कोप है, संस्कृत का भी उसमें बड़ा रोल है। एक चल रहा है मिशन की, अगर हमारे पास अभी 22 भाषा है, तो 22 भाषा में अनुवाद सिस्टम अगर भारतीय भाषाओं के लिए बनाना है तो क्या आपको करना पड़ेगा, 22 इंटू 22 लैंग्वेज पेयर बनाने के लिए आपको 484 सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको संस्कृत बीच में रख देते हैं तो मात्र 44 सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बीच में रखने का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम होगा संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं 22 भाषाओं के लिए, और अन्य 22 भाषाओं से संस्कृत भाषा के लिए। आप किसी भी भाषा में बोलोगे या टेक्स्ट दोगे, वो संस्कृत में ट्रांसलेट हो और फिर संस्कृत भाषा से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो। तो आपको 44 सिस्टम बना करके ही काम चल जाएगा। अदरवाइज दूसरी ऐसे नहीं करेंगे तो आपको 484 सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज पेयर के हिसाब से। तो ये बहुत, इस पे भी काम चल रहा है। टेक्स्ट प्रिजर्व आप कर सकते हैं, ई टीचिंग के लिए बहुत सारा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको सिस्टम। मल्टीमीडिया आधारित सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ये मेरा खुद का एक इंटरेस्ट है। मेरी अभी टीम बन नहीं पा रही है, मेरा एक है इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। आपने देखा होगा आज एक संस्कृत के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है कि आपने देखा होगा आजकल बच्चे नॉर्मली क्या है कि हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसको नहीं सीख पा रहे हैं। हमारे भारतीय देवी देवताओं को नहीं जानते हैं, हमारे भारतीय इतिहास को नहीं जानते हैं, हमारे भारतीय कल्चर को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो नहीं जान पाते हैं लोग। तो अब क्या है, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आपने देखा होगा कि बच्चे क्या चीजें ज्यादा देखते हैं, कहाँ से सीखते हैं आजकल, मल्टीमीडिया से सीखते हैं वो लोग आजकल। मल्टीमीडिया क्या मतलब, कार्टून से सीखते हैं बच्चे, कार्टून से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अगर हम ऐसा चैनल लॉन्च करें, ऐसे मतलब लॉन्च करें जहां पे हमारे भारतीय कल्चर, या चाहे पुराण में, आपको पता होगा पुराणों में पूरा पुराण आख्यानों से भरा हुआ है। बड़े बड़े साइंस और बड़ी बड़ी हमारी चीजों को आख्यान से कह दिया जाता है, स्टोरी के माध्यम से। उन स्टोरी को हम मल्टीमीडिया कार्टून फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, भाषा कोई भी हो, लेकिन उससे क्या होगा, बच्चे क्या सीखेंगे, हमारे कल्चर को सीखेंगे। अभी लोग डोरेमन देख रहे हैं छोट, और अलग अलग बाहर के दे रहे हैं, सिंचैन देख रहे हैं, कौन कौन से चैनल बच्चे देख रहे हैं, वो बाहर की कंपनीज बना रही है, बाहर के कल्चर को बच्चों में रिप्रेजेंट कर रही है। छोटा भीम एक है, कहने को तो है इंडियन कल्चर पे, लेकिन वो उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो लर्निंग आप उसमें देखिए, बहुत अजीब अजीब टाइप की है वो, मतलब कि जो पूरा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। तो अगर हम अपनी सारी चीजों, पंचतंत्र की स्टोरीज को ऐसे कर दे, जेएनयू ने कुछ काम किया है, आप वहां देखिए, वो सीखने में आपको हेल्प करेगा। तो पंचतंत्र की स्टोरीज है, या हमारे पास जो भी स्टोरीज है, उसको हमें अगर सिखाना है बच्चों को, तो हम उसको कार्टून फॉर्म में बच्चों को डिलीवर करें। ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। और ऑप्टिकल मोबाइल कंप्यूटिंग का तो आजकल सब चीजें मोबाइल पे आ गई, सबके पास स्मार्टफोन है। भावनाओं का विश्लेषण, रस, जो हमारा रस का सिद्धांत है उसको कंप्यूट करना, हालांकि इतना आसान नहीं है रस को कंप्यूट करना, फिर भी कुछ हद तक हम कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, हम किसी से चैटिंग करते हैं तो चैटिंग देख करके, शब्दों को देख करके हम बता देते हैं कि सामने वाले का मूड कैसा है। तो अगर हम ऐसा सिस्टम बनाए संस्कृत के लिए जो रस वगैरह आइडेंटिफाई करे, तो ये हमारे यहाँ है बहुत सारा, वो व्यंजक शब्दों से भी होता है, और भी उसमें सारी चीजें हैं, अनुभाव विभाव सारी चीजें, तो वो देखना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। साहित्य में बहुत अच्छा रिसर्च का विषय हो सकता है इस फील्ड में, रस को कंप्यूट करना। छंद है, अलंकार है, उन सारी चीजों को कैसे कंप्यूट करेंगे, ये बातों के लिए बहुत सारा स्कोप हो सकता है रिसर्च के लिए।
ग्रामेटिकल टूल बहुत सारे हैं, मैं अभी डेमोस्ट्रेट करूंगा। हम लोगों ने बहुत सारा डेवलप किया है और ये हम लोगों ने डेवलप किया, मैं अभी दिखाऊंगा कितना यूजफुल होगा, आप लोग उसको कर सकते हैं। और ये सारे स्कोप बहुत सारे हैं जो मॉर्फोलॉजिकल फिलोसफी में बहुत सारा स्कोप हो सकता है, डिजिटलाइज करने का, ई लर्निंग का, व्याकरण, बहुत सारे इस टाइप से। अब हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, पाणनी के ही मेथड को यूज करते हैं। इस पाणनी, इसमें एक तो रूल बेस्ड मेथड है जिसमें नियम से, और दूसरा स्टेटिस्टिकल जिसको नियम हम खुद बना लेते हैं, मतलब चीजों को देख करके। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ दर्शन वालों के लिए। हमारे विभाग में अवधेश जी हैं, वो दर्शन पढ़ाते हैं, तो उसमें मैं उदाहरण देता हूँ कि हम कैसे सीखते हैं। जैसे एक बड़ी फेमस है ना, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बहनी, ये है ना आपका साहचर्य वाला, कि जहां आग और धुएं का जो साहचर्य है वो होता है। हम जो ये सिद्धांत को जिन्होंने स्थापित किया होगा, वो सारे साहचर्य को नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे साहचर्य को देखा होगा उन्होंने। तो उससे एक जनरल नियम बना दिया कि ये साहचर्य हमेशा आपको मिलेगा। तो वैसे बच्चे लर्न करते हैं। आप देखिए, कभी मेरी बेटी छोटी थी जब, अभी 6-6.5 साल की हो गई है, तो जैसे वो कोई चीज, काऊ उसने देखा था, गाय देखी थी उसने, तो अब देखी कि गाय व्हाइट कलर की गाय है, उसके 4 पैर ऐसे ऐसे हैं। बाद में क्या हुआ, उसने दूसरा जानवर देखा, बैल देखा, तो बैल को उसने गाय बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो साहचर्य बता करके उसने बोल दिया। उसके बाद दूसरा जानवर देखा, वो बोले पापा ये भी कुछ गाय जैसा ही दिख रहा है। तो कहने का मतलब वो, उसको किसी ने बताया या दिखाया नहीं, वो साहचर्य स्थापित करते हुए उसने प्रिडिक्ट कर लिया यही होगा। इसी को हम स्टेटिस्टिकल लर्निंग बोलते हैं। पहले हम सैंपल डेटा को देते हैं बहुत सारे, और मशीन को ट्रेनिंग देते हैं, फिर मशीन ऑटोमेटिक प्रिडिक्ट करता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलूं, मुझे अगर राम शब्द का रूप सिखाना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो मैं क्या करूंगा, मैं 100-200 रूप जो है आकारांत पुल्लिंग का उसको दे दूंगा। राम है, राम है, राम है, राम है, राम है, राम, राम है, श्याम है, मोहन है, सुभाष है, ऐसे 40-50 रूप से ट्रेनिंग दे दूंगा। अब क्या मशीन करेगा, वो प्रिडिक्ट कर लेगा। जैसे ही नया शब्द आएगा उसका जनरेट करके दे देगा। मोहन है, श्याम है, नया कोई भी आएगा, सुमिता है या विवेक है, भास्कर है, ऐसा सब कुछ वो ऑटोमेटिक करना शुरू कर देगा, अपने आप पैटर्न देख करके लर्न करके। इसको हम स्टेटिस्टिकल, थोड़ा सा होता है उसके लिए अलग से सीखना पड़ता है। अब ये बातें मैंने कर दी कंप्यूटर क्यों। अब हम लोग क्या, टीचिंग बीए में बहुत सारे कोर्स हमारे यहाँ हैं जो चलते हैं। ये बेसिक जानकारी उसमें दी जाती है कि इस फील्ड में जो लोग बच्चे प्रवेश करना चाहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पेपर चलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और आगे जा करके आते हैं एमए में। अभी एमए में तो खैर डीयू में नहीं है अभी, बट रिसर्च यहाँ होती है, तो जो बच्चे कुछ रहता है और नहीं भी रहता है तो बाद में भी हम लोग पूरी ट्रेनिंग देते हैं उनको। और रिसर्च में 3 एमफिल मेरे अंडर में अवार्ड हो चुकी है, उसका मैं अभी टॉपिक आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा क्या क्या सिस्टम बनाया है। एक चल रही है, और पीएचडी भी 3 हो गई है, 2-3 चल रही है, उनका अभी दिखाएंगे हम लोग। मैंने 2-3 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया था। ये सारा है अनफंडेड, हम लोग फंड तो बहुत कम मिलता है, तो अनफंडेड हमारे बहुत सारे काम चलते रहते हैं। मेरे रिसर्च स्कॉलर जितने हैं जो पास आउट भी हो चुके हैं वो भी हेल्प करते हैं, जो अभी कर रहे हैं वो भी हेल्प करते हैं। तो उन लोगों की मदद से बहुत सारे टूल्स वगैरह बनते हैं, तो जो अभी हम दिखाएंगे। तो ये कुछ पब्लिकेशन है जो इससे संबंधित है। और हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो बहुत सारी भाषा है। हम लोग पाइथन यूज करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, हम लोग इसको यूज करते हैं। सर्वर वगैरह भी यूज करते हैं, और पाइथन में सिस्टम डेवलप करते हैं, अभी हम बताएंगे। लोकल होस्ट से मैं डेमोस्ट्रेशन आपको दूंगा। उससे पहले एक, अगर आपको मशीनी अनुवाद में पढ़ना तो एक बुक है बेसिक मशीनी अनुवाद की, मेरी बुक है। ये बेसिक आपको पढ़ना पड़ सकते हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये पीपीटी में दे दूंगा, जिसको चाहिए अमेजन पे मिल सकती है ये बुक। और उसके बाद मैं आपको अपना एक सिस्टम डेमोस्ट्रेट करना चाहूंगा जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं और जो सिस्टम बनाया है। ये हमारी एक छोटी सी वेबसाइट, अभी लाइव तो नहीं है, होप की हो जाएगी जल्दी ही लाइव। जब लाइव होगी तो cl.sanskrit.du.ac.in होगा, cl.sanskrit.du.ac.in। तो इसमें जो है ये पेज आपको खुलेगा, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक मैं बोलूं प्रत्याहार करता,
लैंग्वेज जनरेटर के लिए टूल है। मैं प्रत्याहारकर्ता के लिए यहाँ पे मुझे 2 देना पड़ेगा, प्रत्याहार 1 देना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट हो। अभी इसको हम थोड़ा ई लर्निंग मोड में ला रहे हैं, आपको जनरेट करके दे देगा अक का मतलब ये वर्ण है। और साथ साथ हमने एक चीज और किया है, किस किस पाणिनि के सूत्र में प्रत्याहार यूज हुआ। हालांकि अभी ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, बट हम इसको अभी कर रहे हैं सही से, तो आपको वो सारे सूत्र मिल जाएंगे। अभी इसको हम कर रहे हैं, अभी सही रिजल्ट है, इसको थोड़ा फॉर्मेट करेंगे जिन जिन सूत्रों में अक प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। और भी कुछ जानकारी, कोई भी प्रत्याहार आप इससे खोज सकते हैं। और हम इसको ई लर्निंग मोड में लाएंगे, प्रत्याहार सीखेंगे कैसे, इस पे कर्सर ले जाएंगे तो बताएगा कैसे यण का मतलब या वा रा ला ही हुआ, बाकी नहीं हुआ। ये सारी चीजें भी यहाँ पे शामिल हो जाएगी, ताकि आप इसको एक्सेस करके ही सीख सको क्या नियम है, कैसे प्रत्याहार बनते, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास ई लर्निंग है। ई लर्निंग में एक अभी हम लोग संधि के लिए, मेरी एक विद्यार्थी है, वो उसका नाम संजू है, वो एमफिल अभी कर रही है, अभी जस्ट उसने एडमिशन लिया है, कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, ये उसका काम है। अभी पूरा तो विकसित नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो है ये पूरा नियम आधारित है, बड़ा फेमस सिद्धि है, सुधि प्लस उपास्य। ये इस प्रकार का पहला सिस्टम है जो क्या करता है, अब तक अभी जितने सिस्टम बनाए गए हैं, लोगों ने बनाया है, सुधि प्लस उपास्य से सिर्फ शुद्ध उपास्य संधि करके दे देगा वो, उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बहुत मिलेगा तेढ़ संधि मिल जाएगी। लेकिन ये सिस्टम क्या करता है, सुधि प्लस उपास्य दे करके आप देखिए, अगर रिजल्ट आप देखेंगे, ये बोल रहा है कि सुधि प्लस उपास्य के कुल निम्नलिखित 4 रूप बनते हैं। व्याकरण की दृष्टि, जो व्याकरण को उनको पता होगा, 4 रूप बनते हैं। पहला है शुद्धि उपास्य, इसके बाद भा को या को द्वित्व हो जाता है, एक वार्तिक आता है यणोमयो द्विवाच्य से, और उसके बाद भा को भी द्वित्व होता है और जस्त भी होता है, ये मिला करके कुल 4 रूप बनते हैं। और 4 रूप कैसे बनते हैं उसकी कंप्लीट सिद्धि आपको नीचे मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे यूजर प्रदत्त जो शब्द है सुधि उपास्य, संहिता या संधि शब्द है सुधि उपास्य, और संधि पहचान ऋण संधि। सिद्धि कोड ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये बाद में बंद हो जाएगा, हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए है। आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले पर सन्निकर्ष संहिता से, संहिता संज्ञा सुधि उपास्य, संहितायाम के अधिकार में इको सूत्र से उसके इक के स्थान पे यण आदेश, और स्थाने अंतरतम की सहायता से उसके स्थान पे या आदेश, और बाद में उपास्य वगैरह जुड़ जाएगा। स्थाने अंतरतम हलो अंतरा संजोग है, संजोग संज्ञा, संजोगांतर से लोप से लोप प्राप्त होगा, लेकिन एक वार्तिक है, यण प्रतिषेधो वाच्यम से उसका निषेध हो जाएगा। ये कंप्लीट सिद्धि आप पा सकते हैं। यही नहीं, ये सिद्धि के साथ साथ हर पार्टिकुलर सूत्र का अर्थ क्या है उसके ऊपर कर्सर ले जा करके आप देख सकते हैं। ये पढ़ने में तो सहायक होगा ही होगा, पढ़ाने में भी सहायक होगा, और साथ साथ आपको समझाने या समझने में भी सहायता करेगा। इस पार्टिकुलर सूत्र का अर्थ क्या हुआ, किसी पे भी कर्सर ले जाएंगे तो उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ संजू होगी, अगर संजू बोल सकती है तो शायद वो भी हाईलाइट हो जाएगी, तो उसने ये काम किया है। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। संजू अगर है तो संजू बोल सकती है अनम्यूट करके। तो ये, और दूसरी चीजें, इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी व्याख्या मिल जाएगी, हालांकि व्याख्या भी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, उसकी व्याख्या मिल जाएगी। तो आप बिना बुक यूज किए बड़े अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये जितने पॉसिबल रूप बनते हैं सबकी सिद्धि देगी। यही नहीं, आप प्रति प्लस 1 देके देखिए तो फिर देगा, आप विद्या प्लस आलय देखिए। और अभी तो इस पे काम कर रहा, हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम विद्यालय दे वो संधि विच्छेद भी सिस्टम खुद ही करे और बताए। हालांकि संधि विच्छेद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, वो बाद में कभी डिस्कस होगा। विद्यालय के एक ही रूप आ रहा है तो वो यहाँ पे पूरा सारी चीजें बन के आ रही है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और सिस्टम है, ये तो इसके लिए हो गया। एक और सिस्टम है सुबंत के लिए और तिङंत के लिए, मुझे सर्वर थोड़ा ऑन करना पड़ेगा। इसी ई लर्निंग में शब्द रूप सिद्धि के लिए सुबंत का सिस्टम है। सुबंत जानते होंगे, मैं राम हेतु, मेरे यहाँ डीयू के जो विद्यार्थी हैं उन लोग
खूब पीडीएफ पढ़े होंगे, इस सिस्टम से जनरेट किया हुआ बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो आप देखिए पूरा राम वाली सिद्धि आ जाए, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है। सेम प्रक्रिया इसमें भी है, कौन कौन सा सूत्र लगेगा, जैसे आपने संधि का देखा सेम वैसे इसमें भी आ जाएगी। तो ये सिद्धांत कौमुदी के आधार पे है, सारे विद्यार्थियों के लिए बड़ी यूजफुल है। वो बाद में कभी भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। इसको लाइव होने के बाद ही, लाइव जल्दी ही हो जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से स्त्री प्रत्यांत है, पता नहीं इस पे अभी कुछ काम चल रहा है, एक स्टूडेंट है वो कुछ काम कर रहा है, शायद एरर भी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर। हाँ आ गया, अभी फिलहाल तो एरर नहीं आया। तो आप देख रहे हैं स्त्री प्रत्यांत कौन सा शब्द है, अजा, उसमें क्या क्या लगेगा, वो सारी कंप्लीट सिद्धि आ जाएगी। ऐसे ही आपका है क्रिया रूप के लिए है, जिसको एक हमारे स्टूडेंट है विवेक कुमार, उन्होंने किया हुआ है। अब ये आएगा कि नहीं पता नहीं, इसमें अभी कुछ डेटा का काम, कुछ फॉर्मेटिंग, थोड़ा सिस्टम बड़ा स्लो था, तो हमने डेटा को रीअरेंज किया है, रीऑर्गेनाइज किया है सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए, क्योंकि तिंगंत के लिए बहुत बड़ा डेटा का काम होता है, तो सिस्टम बहुत स्लो हो गया था। तो शायद अभी इसमें टेस्टिंग चल रही है, तो शायद ना भी आए रिजल्ट, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर आ जाता है तो। आ गया, तो ये पूरा तिंगंत की सिद्धि आप इससे ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक सिस्टम है, आप देख रहे होंगे, इसमें एक है धर्मशास्त्रीय लिटरेचर, इसमें आप सर्च कर सकते हैं, पौराणिक है, वैदिक साहित्य। तो इसके बाद एक सांख्य योग का है, सांख्य योग का आई होप चलना चाहिए। एक अंजू स्टूडेंट है, अभी इसका सबमिशन मोड में है। ये सांख्य से आपको प्रमाण के बारे में जानना है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी अभी ये चल रहा है, काम मिल जाएगी क्या क्या है उसमें। अभी बहुत सारी चीजें इसमें लिंक हो गई, विकिपीडिया पेज टाइप का है, और इस पर क्लिक करें तो उसका अर्थ वगैरह आएगा। अभी ये काम चल रहा है। तो उसके बाद जो है इसके बाद यहाँ पे छंद का है। हम लोगों ने बहुत सारे टेक्स्ट ऑनलाइन कर दिए हैं, बहुत सारे टेक्स्ट ऑनलाइन कर दिए हैं, शायद अभी इसमें से कुछ आपको दिख जाए। जैसे रघुवंशम है, जो हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम लगा हुआ है, उसका टेक्स्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा पूरा। एमए का मिल जाएगा, ऐसे ही एमए का भी मिल जाएगा। ये तो बीए का मिल गया आपको, रघुवंशम जैसे मिल गया आपको, कुमार संभवम है। ये जो जो पाठ्यक्रम में सीबीसीएस का लगा हुआ, आपको पूरा टेक्स्ट यहाँ पे उपलब्ध होगा। और सारे पेपर आप देख रहे, पेपर वाइज यहाँ सारा अरेंज किया हुआ है, मेरे विद्यार्थी इस पे लगे हुए हैं। अभी कुछ नहीं मिलेगा, सारा टेक्स्ट। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, जैसे ये पेपर 1-2 है, स्पेशली जी के पेपर, नेशनलिज्म एंड इंडियन लिटरेचर। अब इसके लिए क्या होता था, टेक्स्ट के रेफरेंस दिए होते थे कि महाभारत के इस अध्याय का फला श्लोक, या मनुस्मृति का फला श्लोक, यहाँ का फला श्लोक। तो उसके लिए कोई पार्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं मिलती थी, इवन टेक्स्ट भी नहीं मिलते थे। एक टीचर को पढ़ाने के लिए 50 बुक का कलेक्शन करना पड़ता था। हम लोगों ने सोचा इस सारे टेक्स्ट को कलेक्ट करके क्यों ना एक जगह कर दिया जाए, तो ये भी काम मैं अभी मेरे बच्चे कर रहे हैं, तो शायद अब जल्दी ही लाइव हो जाएगा ये भी। ऐसे ही एमए में हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है, वो सारा पाठ्यक्रम में पूरा टेक्स्ट एवं सूत्र वगैरह सारी चीजें हम उपलब्ध करा देंगे, यहाँ बच्चे पढ़ भी, और हम बाद में कोशिश करेंगे इसका अनुवाद वगैरह भी हम उपलब्ध करा दें। इसके लिए थोड़ा कंटिन्यू अष्टाध्यायी है, अग्नि पुराण है, वैदिक साहित्य खोजे नहीं, अभी हमने सिस्टम पे माइग्रेट किया, इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है लिप्यंतर का, जिसको हम लिपि, जैसे आपको संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ चीज है, जैसे आप अगर इसको चाह रहे हैं कि वो डाइक्रेटिक लग के आ जाए, जो हम यूज करते हैं ना डाइक्रेटिक लगाना, अंग्रेजी में लेख वगैरह लिखते हैं, आप इसको यूज करो, कोई भी यूनिकोड में टाइप करो आप संस्कृत में, और नीचे आपको ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। तो ये रिसर्चर के लिए बड़ा उपयोगी है। और साथ साथ अगर आपका डाइक्रेटिक लगा के लिखा हुआ है ट्रांसलिटरेशन करके, तो यहाँ से आप IAST सिलेक्ट कर लो और यहाँ देवनागरी सिलेक्ट कर लो, वो ऑटोमेटिक फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, तो ये टूल बड़ा उपयोगी हो सकता है, और ये सब यूज करिए, बाद में आप लोगों को मिलेगा। और ये बुक अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, जो लोग जूम पे हैं पूछ सकते हैं, और मैं विवेक से अनुरोध करूंगा वो सबको अनम्यूट कर दें। कोई अगर प्रश्न है तो पूछें, और फेसबुक पे भी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं उसका कुछ उत्तर शायद दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, ऑर्गेनाइजर का जो लेक्चर ऑर्गेनाइज किया। और भविष्य में भी अगर मैं चाहूंगा कि मैं राजकुमार जी के माध्यम से फेसबुक लाइव हूँ, फायदा इसका ये होगा कि जो लोग इस फील्ड से अवेयर नहीं है वो जाने, और जो लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, चाहे एमए के या बीए कर रहे हैं, तो वो एक अपना यहाँ पे अगर उनका इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में भी स्कोप तलाश सकते हैं। इसके लिए अभी शिक्षा में तो बहुत सारी जगह पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन हाँ, जेएनयू में कोर्स चलते हैं, डीयू में बीए लेवल पे है, और रिसर्च चल रही है, और साउथ में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अभी शुरू हो रहा है, तो शायद फ्यूचर में और तेजी से ये बढ़ेगा भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी।